मनुष्य की कहानी कभी कभी बहुत छोटे छोटे कणों से शुरू होती है। इतने छोटे कि हाथ में दिखे भी ना, और इतने असरदार कि पूरी सभ्यता की दिशा ही बदल दें। यूरिया ऐसा ही एक कण है। मिस्र के तपते रेगिस्तान में प्राचीन देवता अमुन ra का एक मंदिर था। उसके आसपास चरने वाले जानवरों के अपशिष्ट से उठती तेज गंध यात्रियों को हमेशा के लिए चौंकाती थी। बाद में जब रसायनविदों ने इस गंध की असली वजह खोजी तो उन्होंने उसका नाम प्राचीन देवता अमुन ra के नाम पर अमोनिया रखा। एक प्राचीन मंदिर से निकला नाम आगे चलकर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रसायनों में से एक बन गया। 18वीं सदी में विज्ञान एक पुराने विश्वास से जकड़ा हुआ था कि ऑर्गेनिक केमिकल केवल जीवित सोर्सेज या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से ही बनते हैं। इसे वाइटल फोर्स थ्योरी कहा जाता था। 1828 में जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक वोहलर ने यह सोच बदल दी। उन्होंने अमोनियम साइनेट, जो कि एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट था, उसे गर्म किया और उनकी टेस्ट ट्यूब में वही यूरिया बन गया जिसे लोग सिर्फ जीवित शरीर की उपज मानते थे। यह वह क्षण था जब पहली बार साबित हुआ कि जीवन जैसा पदार्थ भी प्रयोगशाला में बन सकता है। धर्म की पकड़ से विज्ञान यहां आजाद हो गया। वाइटल फोर्स थ्योरी गिर गई और केमिस्ट्री का एक नया युग शुरू हुआ। 19th सेंचुरी के अंत तक दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही थी। खेती की जमीन उतनी ही थी, उपज सीमित थी और अकाल का डर लगातार बढ़ रहा था। समाधान सिर्फ एक था, हवा में मौजूद नाइट्रोजन को खाद में बदलना। पर यह नाइट्रोजन जैसे किसी बंद ताले की तरह था जिसे खोलना आसान नहीं था। 1909 में फ्रिज हैबर ने यह ताला खोल दिया। उन्होंने हवा से निकले नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ बेहद प्रेशर और टेम्परेचर में मिलाकर अमोनिया बना दिया। कुछ ही समय बाद कार्ल बोस ने इस प्रयोग को विशाल फैक्ट्रियों में काम करने योग्य रूप दे दिया। यही हैबर बोस प्रक्रिया थी, एक ऐसी खोज जिसने हवा को खाद में बदला और खाद ने करोड़ों लोगों को जीवन दिया। आज किसी भी मनुष्य के शरीर में मौजूद नाइट्रोजन का लगभग आधा हिस्सा इसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस से आता है। एक तरह से कहा जाए तो हर दूसरा इंसान इस प्रयोगशाला जन्मी रसायन क्रांति का ही परिणाम है। यह सिर्फ विज्ञान की खोज नहीं थी, यह पूरी सभ्यता का पुनर्जागरण था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली समस्या तब पैदा होती है जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया कंज्यूमर हो और आजादी के 75 साल से अधिक हो जाने के बाद अपनी जरूरत खुद पूरी कर न पाए। हमें आज भी विदेशों से यूरिया मंगानी पड़ती है। 1909 में जब पहली बार यूरिया बनाया गया था तब यूरिया में इस्तेमाल होने वाले हाइड्रोजन को निकालने के लिए प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी का इस्तेमाल हुआ था। और उसके 100 साल बाद भी यूरिया बनाने के लिए आज भी हम एलएनजी को ही काम में ले रहे हैं। भारत जितनी एलएनजी पैदा करता है और बाहर से खरीद कर लाता है, उसका लगभग 25% अकेले यूरिया बनाने में खत्म हो जाता है। और मजे की बात यह है कि यूरिया बनाने के लिए काम में आने वाली हाइड्रोजन एलपीजी, एलएनजी या नेचुरल गैस से लेनी है ऐसा जरूरी नहीं है। ये पानी से भी निकाली जा सकती है। नाइट्रोजन तो वैसे भी हम हवा से ही लेते हैं, यानी तीनों चीजें हवा, पानी और धूप हमारे पास मुफ्त में मौजूद हैं। फिर भी हम खाद बनाने के लिए विदेशी गैस पर टंगे हुए हैं। समस्या यह है कि पानी को तोड़कर हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस में बिजली बहुत ज्यादा लगती है। लेकिन आज भारत बिजली पैदा करने के पुराने दौर में नहीं है। सोलर पैनल रेगिस्तानों, छतों और खेतों में कांच के फूलों की तरह खिल रहे हैं। सूरज की रोशनी अब सिर्फ दिन नहीं चमकाती, ऊर्जा भी पैदा कर रही है। केवल राजस्थान ही आज पूरी दुनिया की यूरिया खपत सप्लाई कर सकता है। यदि भारत सरकार इस दिशा में गहरी सांस लेकर ठोस कदम बढ़ाए तो ये खेल बदल सकता है। देश को यूरिया बनाने के लिए सालाना 60 से 70 हजार करोड़ रुपए की गैस खरीदनी पड़ती है। आज एलएनजी से हाइड्रोजन निकालने पर बहुत बड़ी मात्रा में CO2 निकलती है। इतना कि भारत में जितना कार्बन डाइऑक्साइड पूरे देश में साल भर में निकलता है, उसका लगभग 2% केवल यूरिया बनाने की वजह से आता है। सोचिए, अगर हाइड्रोजन का सोर्स गैस नहीं बल्कि पानी हो जाए तो न सिर्फ हम प्रदूषण का ये बड़ा हिस्सा काट देंगे बल्कि खाद बनाने का खर्चा भी हल्का कर लेंगे। किसान को सस्ती खाद मिलेगी, सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम होगा और देश अपनी ऊर्जा और खाद दोनों में ज्यादा आत्मनिर्भर बन जाएगा। और सालाना इंपोर्ट में भी 1% से अधिक की कमी आएगी जो देश के वित्तीय घाटे में कमी करेगी। अंत में बात एकदम सीधी है, हवा हमारे पास है, पानी हमारे पास है, सूरज हमारे पास है, बस निर्णय सरकार को लेना है।